हेलो एवरीवन, पवन एजुकेशन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। तो हमारे कौन से आर्टिकल्स रहेंगे, ये हमारा लेक्चर जो है नवंबर का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर रहेगा 8, ठीक है। लेक्चर 7 तक हम कर चुके हैं, ये लेक्चर 8 है आपका नवंबर का। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल हमारा रहेगा अफजल खान के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहेगा गोवा के बारे में। ये गोवा आपका वो नहीं है GOA, ये गोवा है आपका GOWA, यानी कि ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, उसके बारे में ये आर्टिकल रहेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल रहेगा आपका यही टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो या फिर इंडिया टी एसोसिएशन के बारे में, ठीक है। या ये बोलो या फिर टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोलो, ठीक है। ये इसके बारे में रहेगा आर्टिकल। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका वो रहेगा ये सुपर अब्रेसिव टूल्स, ठीक है। ये जनरली ये वो वाले टूल्स होते हैं जो जब रस्टिंग वगैरह लग जाती है, तो सुपर अब्रेसिव टूल्स होते हैं जब रस्टिंग वगैरह लग जाती है, तो उस रस्टिंग को हम उतारने के लिए क्या करते हैं, इन टूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको रब करेंगे उस चीज़ को जहाँ पे रस्टिंग लगी हुई है, ठीक है। तो ये वो उसके बारे में ये न्यूज़ है, डिटेल में देखेंगे तब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यही आर्टिकल है। तो पहला आर्टिकल हम अपना डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और आर्टिकल आपका, पिक्चर मिस हो गई है उसकी, एक सेकंड देखने दो मुझे। ये वाला, ये ताकू इमोंग बर्ड काउंट जो है उसके बारे में ये आर्टिकल है, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल भी हम देख लेंगे। तो ये देखो हमारा पहला आर्टिकल, तो हमारा ये नवंबर का जो लेक्चर 8 रहेगा उसका पहला आर्टिकल ये है, ये ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के बारे में, ठीक है। GOW यानी कि गोवा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यही बोला गया कि हमारी जो 9 कंट्रीज़ हैं, वो 9 कंट्रीज़ में से जैसे कि हम बोले ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जापान हो गया, इस टाइप की जो हमारी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने GOWA जो है गोवा, इसको जो है वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो पहले ये समझो कि गोवा जो है ये है क्या। हम यही बोलेंगे कि बेसिकली एक अलायंस है जिसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हमारी होगी, ठीक है। कई सारी गवर्नमेंट्स होंगे, कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। ये सब जो है मिलके क्या करेंगे, एक अलायंस बनाएंगे। और वो अलायंस ये बनाया जाएगा, इसमें ये किया जाएगा कि हमें जो है एक्सेलरेट करनी है जो ऑफशोर विंड पावर है, यानी कि हमें जो है विंड टर्बाइन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लगाएंगे हम, ठीक है, ओशन में। और उससे जो है हम यही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे वही विंड से, ठीक है। तो वही जैसे हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, उसकी तरफ जो शिफ्ट करने की बात की गई है, तो हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी के शिफ्ट होंगे। वो भी कैसे, यही हम अपने टर्बाइंस वगैरह जो लगाए जाएंगे हमारे यही ओशन में, और उन टर्बाइन से जो है वो विंड एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे उन टर्बाइंस के थ्रू। ये बेसिकली उसका ही एक अलायंस बनाया गया था। ये सेटअप किसके द्वारा किया गया था, डेनमार्क के द्वारा किया गया था। डेनमार्क की भी हम बात करें तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके जो है ये एक गोवा जो है इसको सेटअप किया गया था। और इसमें यही बोला गया था कि हमारे कई सारे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और वो एक्सेलरेट करेंगी द डिप्लॉयमेंट ऑफ द ऑफशोर विंड पावर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यही विंड एनर्जी जो है उसका यूज़ करके उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, वही विंड टर्बाइंस के थ्रू। तो ये देखो जैसे कि ये आ गया, ठीक है, ये बात की गई। ये देखो ये आ गया हमारा लैंड, और यहाँ पे ऑफशोर की बात की गई है। ऑफशोर और ऑनशोर पहले समझो क्या होता है। ऑफशोर होता है हमारा ये समुद्र के, जब हम इस साइड आते हैं लैंड वाली साइड, उसको बोलते हैं ऑफशोर। जब लैंड से हम समुद्र की तरफ जाते हैं इसको बोलते हैं ऑनशोर, ठीक है। तो ये ऑनशोर हो गया, ये हमारा ऑफशोर हो गया। जब लैंड की तरफ आते हैं तो हमारा ऑफशोर हो गया, जब समुद्र की तरफ जाते हैं हम तो हो गया हमारा ऑनशोर। यहाँ पे ऑफशोर की बात की जा रही है, यानी कि हमारे जो विंड टर्बाइंस जो भी हैं, ठीक है, ये हमारे जो है यहाँ पे लगाए जाएंगे, ये शैलो वाटर में लगाए जाएंगे, ठीक है। जब विंड्स वगैरह जो आएंगी तो विंड जब इस टर्बाइन को हिट करती है तो ये टर्बाइन जो है मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर वही जो हमारी बोले विंड एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। फिर वही इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका फिर हम यूज़ करते हैं हमारे, ठीक है। तो जिससे कि हम बोलेंगे कि हम क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि ये जो हमारा अलायंस है गोवा, इसको हमारी कौन सी 9 कंट्रीज उसमें से जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इन्होंने इस गोवा का जो है इसको जो है वो ज्वाइन किया है गोवा को, ठीक है। ये GOWA को, इसको जो है ये ज्वाइन किया है इन कंट्रीज़ ने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्रीज़ भी जो है ये यही विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगी, ठीक है, और उसका वो यूज़ करेगी अपनी अपनी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये बेसिकली बोला गया है। और एक चीज़ समझो, ये जो हमारे टर्बाइंस लगाए जाएंगे शैलो वाटर में लगाए जाएंगे,
ठीक है। तो हम बात करें एक हमारे डीप वाटर में भी होते हैं, उनको वो टर्बाइंस होते हैं फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है। वो जो डीप वाटर में होते हैं फ्लोटिंग टर्बाइंस होते हैं जिनको छोड़ दिया जाता है गहरे पानी में, और जब विंड आती है और वो स्ट्राइक करती है फिर वैसे ही जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वैसे ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बट फर्क इतना यही है, इसको हम शैलो वाटर में रखते हैं, इसको हम जो है वो डीप वाटर में रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसको तैरने के लिए स्विम करने के लिए छोड़ दिया जाता है और ये फिर विंड जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू दी, यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं, बस यही डिफरेंस है, इसको शैलो वाटर में रखा जाता है, इसको जो है डीप वाटर में रखा जाता है, बस यही डिफरेंस है इन दो में। बट काम दोनों का सेम होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कराना। बट आर्टिकल जो है वो इसकी बात कर रहा है, ये वाले जो हमारे ऑफशोर टरबाइन, ऑफशोर जो हमारे विंड टरबाइंस है, ठीक है। तो बेसिकली यही बोला गया कि टारगेट हमारा क्या रहेगा, यही टारगेट की मिनिमम हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवानी है ये विंड एनर्जी से, यही 380 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करवानी है 2030 तक की, हमने टारगेट सेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें कि यही ऑफशोर विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो यही देखा, डिप्लॉयमेंट ऑफ विंड फार्म इनसाइड द वाटर, वही मैंने बोला ये विंड एनर्जी जो है ये कैसे, मतलब कि ऑफशोर विंड एनर्जी क्या होती है, यही कि हम क्या करते हैं डिप्लॉय करते हैं अपने विंड फार्म्स जो हैं यही वाटर बॉडीज़ के अंदर, ठीक है। या शैलो वाटर में रखो चाहे आप डीप वाटर में रखो, लेकिन यहाँ पे हम ऑफशोर की बात करें तो ऑफशोर हो गया लैंड वाली साइड, तो ये हमारा शैलो वाटर में जो है इनको विंड फार्म्स को जो है वो रखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा इसी से ही जो विंड एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे विंड टरबाइंस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के मैं बता चुका हूँ आपको, एक फिक्स्ड फाउंडेशन टरबाइन होता है, एक फ्लोटिंग विंड टरबाइन होता है। फिक्स्ड फाउंडेशन टरबाइन जो होता है वो शैलो वाटर में होता है, उसको फिक्स पोजीशन में रखा जाता है, यहीं पे रहता है, स्टिल रहता है, ये आगे पीछे मूव नहीं करता, ठीक है, यहीं पे ही रहेगा, स्टेशनरी रहेगा यहीं पे, और यहीं पे खड़े खड़े ही काम करेगा, इसको होता है फिक्स्ड फाउंडेशन टरबाइन। दूसरा था फ्लोटिंग विंड टरबाइन जिसको डीप वाटर में रखते हैं, जैसे ये मैंने बताया इसको पानी में छोड़ दिया जाता है डीप वाटर में, और ये टरबाइन जो है जब इस पर विंड वगैरह स्ट्राइक करती है और यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट होती है वही विंड एनर्जी, ठीक है। ये फ्लोटिंग विंड टरबाइन होता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, ये वाले की बात की, फिक्स्ड फाउंडेशन टरबाइन की बात की जा रही है जो हमारे ऑफशोर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये उसकी बात की जा रही है कि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करानी है, ठीक है। और ये जो हमारा जो है ये जो हमारा गोवा जो था वो इसी की बात करता था, तो जिसको हमारी 9 कंट्रीज़ ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। उनमें से ये कंट्रीज़ कुछ नाम है, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ आपको, वही चीज़ बार बार बोली जा रही है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इंडियन टी एसोसिएशन के बारे में। यहाँ पे ये बोला यूनियन मिनिस्टर एड्रेस द इंडियन टी एसोसिएशन इंटरनेशनल स्मॉल टी ग्रोअर कन्वेंशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री जो है उसने एड्रेस किया है ये इंडिया टी एसोसिएशन को, ठीक है। तो इसी के बारे में जो है वो बात की गई है, तो यही ग्रोवर कन्वेंशन में इसको एड्रेस किया है, ठीक है। इंडिया टी एसोसिएशन को हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ने इसी के बारे में बात की है। अब इंपॉर्टेंट क्या रहता है ये देखो, ये जानना जरूरी है। इंडियन टी एसोसिएशन को फाउंड कब किया गया था, 1881 में किया गया था। ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम यही होता है कि किस टाइप से स्टेप्स लिए जाए, किस टाइप से एक्शन किए जाए, किस टाइप से पॉलिसीज वगैरह जो है वो लेकर आई जाए जिससे कि हम ग्रोथ लाएं और डेवलपमेंट लाएं टी इंडस्ट्री में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टी जो है उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें टी का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चाइना। सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया का नाम आता है, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा टी का। बट बात वही है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं, 80% टी तो हम अपने यहाँ डोमेस्टिक में ही कंज्यूम कर जाते हैं, एक्सपोर्ट हम जो है वो करते ही नहीं, करेंगे तो बड़ी ना के बराबर करते हैं। तो इसलिए हमारा मेजरली जो है हमारा कंजम्पशन में चल जाता है टी, ठीक है। तो बेशक हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं बट हम खुद ही खा जाते हैं टी को ज़्यादा मैक्सिमम। तो फिर हम बात करें कि जीआई टैग भी दिया गया है हमारा ये टी को, दार्जिलिंग की जो टी है इसको जीआई टैग दिया गया। इसको हम दार्जिलिंग टी को हम क्या बोलते हैं, यही चंपाजन ऑफ टी, ये कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। चंपाजन ऑफ टी जो है इसको दार्जिलिंग टी को ये नाम से भी बुलाया जाता है। तो दार्जिलिंग टी की अगर हम बात करें दो तरह की होती है, ग्रीन टी होती है, एक हमारी वाइट टी होती है। ग्रीन टी तो आपको पता जो आप लोग पीते हो, ठीक है। और वाइट टी जो है ये क्या होती है, जो हमारी नॉर्मल टी होती है उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, उन छोटे छोटे पत्तों से ही ये बेसिकली बनाई जाती है, इसको वाइट टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ग्रीन टी होती है, हमारी वाइट टी होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा रहेगा, तोकू इमोंग बर्ड काउंट के बारे में। तो ये आर्टिकल किसकी बात करता है, यही अभी तक अब तो हमने क्या देखा था, यही अमूर फाल्कन जो था, अमूर फाल्कन जो है उसी के अभी तक जो है वो हमने देखा था कि अमूर फाल्कन क्या था, एक किस्म का हम बोलेंगे कि एक माइग्रेटरी रैप्टर था, एक माइग्रेटरी बर्ड था जो बेसिकली साइबेरिया वाले रीजन से जो है वो आया करता था, जिसकी ब्रीडिंग वगैरह जो है चाइना में, वही साइबेरिया जो है यहाँ पे उसकी ब्रीडिंग होती थी, ठीक है। और वहीं पे साइबेरिया में ही जनरली वो है रहा करता था। तो अब ये बोला जाता है जब वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो जाती थी साइबेरिया में, वही अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड के दौरान, तो उस समय जो है वहाँ पे वो नहीं रह सकता था, तो फिर वहाँ से वो माइग्रेट
माइग्रेट करना शुरू कर देता था, फिर वो इंडिया की तरफ जो है वो आना शुरू कर देता था। वही अक्टूबर में वो इंडिया की तरफ जो है वो आना, मणिपुर वाली साइड, इस साइड जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जो है वो आना शुरू कर देता था। फिर उसके बाद क्योंकि इंडिया में भी ठंड होती थी, बट वो जो ठंड थी वो बर्दाश्त कर सकता था, तभी वो यहाँ पे आ जाता था। लेकिन जब हमारे इंडिया में गर्मी हुआ करती थी, फिर वो वापस चला जाता था वहाँ पे साइबेरिया में। तब साइबेरिया में ठंड होती थी, बट उतनी ठंड नहीं होती थी। वही अप्रैल मई मार्च का महीना, वहाँ पे इतनी ठंड तो नहीं हुआ करती थी, ठीक है, बट वहाँ पे वो इतनी ठंड में जो है रह सकता था। लेकिन जो अक्टूबर नवंबर की ठंड है वो एक्सट्रीम कंडीशन की ठंड है साइबेरिया में, जो कि वहाँ पे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसलिए वो इंडिया में जो है वो आ जाता है, ठीक है। फिर इंडिया से फिर साउथ अफ्रीका जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो माइग्रेट करता रहता है। तो आप ये बोल सकते हो कि अमूर फाल्कन का ही अभी तक हम जो है वो काउंट करते थे, उसी की हम काउंटिंग करते थे कि अमूर फाल्कन जो है इस समय उसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि अब अमूर फाल्कन की एक्सरसाइज तो हम करते हैं, काउंट करते हैं उसको, ये एक्सरसाइज तो करते हैं काउंट करने की। अब इसके हम बियॉन्ड जा रहे हैं। बियॉन्ड बोले तो अब नागालैंड जो है वो अपना पहला एवियन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज करेगा। एवियन का मतलब होता है बर्ड, ठीक है। तो बर्ड जो है अब उसकी और काउंटिंग की जाएगी। अब अमूर फाल्कन को तो किया जाता ही था, अब इसके अलावा जो है यही और बर्ड्स को भी जो है वो काउंट किया जाएगा। तो नागालैंड ने बोल दिया है कि उसने पहला एवियन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की है। तो नागालैंड का नाम याद रखना, ये पहली हमारी आती है जिसने कि मतलब कि बर्ड्स की जो है काउंटिंग करना जो है वो शुरू कर दी है, ठीक है। तो अभी तक हम अमूर फाल्कन की करते थे, अब इसकी जो है काउंटिंग जो है नागालैंड जो है वो करना शुरू करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या होगा, तखु अमोंग बर्ड काउंट, ठीक है। तो इसमें वही देखा हमने कि नागालैंड जो है पहली बर्ड डॉक्यूमेंटेशन अपनी तैयार करेगा, जिसका नाम क्या है, तखु इमोंग बर्ड काउंट, जिसमें बर्ड्स वगैरह जो है वो काउंट किए जाएंगे, ठीक है, यही अमूर फाल्कन के अलावा भी। तो हम बात करें इसका नाम कहाँ से आया है, ये इसका तखु इमोंग बर्ड काउंट का नाम बेसिकली आया कहाँ से है। हमें ये तो पता ही है कि जो हमारे नागास के जो एक ट्राइबल कम्युनिटी जिसको कहते हैं लोथा नागास, ये बेसिकली एक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये कब जब हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग कटो कटाई काटने के बाद जो भी फसल वो अपनी, ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। वो जो फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं उस फेस्टिवल का नाम क्या होता है, तखु इमोंग फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है। उसी फेस्टिवल से ही जो है ये नाम जो है डिराइव हुआ है, तखु इमोंग बर्ड काउंट तखु इमोंग बर्ड काउंट, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इस फेस्टिवल में क्या होता है, यही अवेयरनेस वगैरह जो है वो स्प्रेड की जाती है हमारे स्टेट एवियन डाइवर्सिटी का, हमारे जो बर्ड्स हैं स्टेट के, उनके बारे में कि उसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों में, ठीक है। हम इनको मारना नहीं, इनको कंजर्व करके रखना है, ठीक है, प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ बेसिकली उनके बारे में जो है अवेयरनेस लोगों को बताई जाती है, जो लोग उनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप बोलते तभी ये तखु इमोंग फेस्टिवल जो है, इसी फेस्टिवल से ही हमारा ये बर्ड काउंट जो है उसका नाम जो है वो डिराइव हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अफजल खान के बारे में। अफजल खान की अगर हम बात करें, इसमें यही बोला कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कंप्लीटेड द डिमोलिशन ऑफ ऑल द इंक्रोचमेंट अराउंड 17th सेंचुरी टॉम्ब ऑफ अफजल खान इन सतारा। तो वही देखा हमने, अफजल खान जो थे हमारे 17th सेंचुरी के, ठीक है, 17th सेंचुरी में इनका 17th सेंचुरी के हमारे अफजल खान थे, उनका जो टॉम्ब है, ठीक है, वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया है, ठीक है। तो मतलब कंप्लीट कर दिया डिमोलिश ऑफ ऑल जो भी इंक्रोचमेंट वगैरह की जा रही थी, ये जो अफजल खान जो है इनके टॉम्ब के उधर, ठीक है, तो वो इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया, खत्म बंद कर दिया, खत्म कर दिया, हटा दिया बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। जो भी इंक्रोचमेंट थी उसके अगेंस्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये बोल सकते हो आप। तो हम बात करेंगे कि अफजल खान जो है कौन थे, ये आपको पता, मिलिट्री जनरल थे हमारे आदिल शाही डायनेस्टी के, जो महाराष्ट्र की डायनेस्टी है। इंपॉर्टेंट रोल क्या रहा, यही इन्होंने अपने जो अंपायर था, उस डायनेस्टी जो थी उसकी एक्सपेंशन सदर्न वाली साइड जो है वो करना शुरू की थी, और इन्होंने डिफीट भी किया था, हराया भी था विजयनगर अंपायर को, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं जी नेक्स्ट आर्टिकल देख लो। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा हमारा सुपर एब्रेसिव टूल के बारे में। यहाँ पे ये बोला कि आईआईटी जो मद्रास है, ठीक है, इसके जो साइंटिस्ट ने डेवलप की एक नई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये नई टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करेंगे हम, सुपर एब्रेसिव टूल्स जो है उसको डेवलप करेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि एब्रेसिव टूल्स बोलते किसको हैं। जनरली आपने देखा कि आपके लोहे में कोई भी रस्टिंग वगैरह लग जाती है, तो उस रस्टिंग को हटाने के लिए आप क्या करते हो, बाहर से कोई एक पेपर टाइप का लाते हो, उस पेपर को जो है वो रब करते हो उस लोहे के ऊपर, जिससे कि वो जो लोहे पे जो रस्टिंग लगी हुई है वो उतर जाती है, ठीक है। वो जो आपने पेपर का यूज़ किया, कागज़ का वो जो गत्ते का यूज़ किया जिसको आप बोलोगे, वो बेसिकली एक एब्रेसिव टूल का ही काम कर रहा है, जो कि रस्टिंग जो लोहे पे लगी हुई है इसको हटाने का काम कर रहा है, ठीक है। जो हटाने का काम करे रस्टिंग को, उसी टूल को, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एब्रेसिव टूल बोलते हैं। तो यहाँ पे वो जो बाजार से पत्ता लाए या कोई कागज़ लाए जो रस्टिंग को रब करने के लिए, उस पत्ते को हम क्या बोलेंगे, उस कागज़ को हम क्या बोलेंगे, एब्रेसिव टूल बोलते हैं। लेकिन अब आईआईटी मद्रास के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की है, हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, हमारी इंडिया की खुद की, जिसमें ये होगा कि नई जनरेशन के सुपर एब्रेसिव
एब्रेसिव टूल जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, वो अब नए जो सुपर एब्रेसिव टूल का काम यही हार्ड मटेरियल के होंगे। ठीक है, जैसे उनका काम यही पॉलिशिंग करना, जो भी लोहे वगैरह उस पर स्मूथनिंग लानी, वही जो भी रस्टिंग होगी उसको हटा हटो के स्मूथनिंग वगैरह ग्राइंडिंग करनी। ठीक है, ताकि सरफेस जो है उसको क्लीन सरफेस पूरा बना देना मटेरियल को। ठीक है, जैसे एब्रेसिव टूल जो नए हमारे नई टेक्नोलॉजी से बनाए जाएंगे, उसमें जिस नाम बताया गया, जैसे कि देखा हमने क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड यानी कि CBN, ये हो गया, ये वाला टूल होगा, इस मटेरियल का बनाया जाएगा सुपर एब्रेसिव टूल। या डायमंड हो गया, इस मटेरियल का सुपर एब्रेसिव टूल जो है अब नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है ये बात की गई है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल। तो हमारा ये कंप्लीट होता है लेक्चर 8 भी। ठीक है, तो नवंबर का। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलो लाइक कर दो जल्दी जल्दी अगर अच्छा लगा है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।